हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। कैसे हैं सभी बताइए, क्या हाल है? आई डू माय सिग्नेचर हाय हेलो। आप कैसे हैं? क्या हाल है? हैप्पी, आज तो मंडे नहीं है, आज तो ट्यूसडे है ना। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे, हमें बिल्कुल रुकना नहीं है आपके एग्जाम तक। एग्ज़ाम है आपका 18 जून को, और तब तक हमें प्रैक्टिस जो है अपनी मेंटेन करनी है, कंटिन्यू करनी है। वी मस्ट प्रैक्टिस रियली रियली हार्ड, एंड एज आई हैव प्रोमिस्ड यू कि आपको पूरा का पूरा जून का भी पेपर यहाँ पे कराएंगे। इसके टॉपिक्स जो है मैंने आपको पिछले वाले रिवाइजाथॉन में, जो कि फ्री क्लासेस की सीरीज थी, उसमें भी कराया था। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दोज। एक्सेप्ट फॉर दैट वी आर गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आप मुझे नहीं जरूर कर सकते हैं, अब चलिए क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आंसर आप देंगे, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आंसर जो है वो क्यों है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन आस्क्स लेट अडल्टहुड में जब आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद कौन सी स्टेजेस फॉलो करते हैं। तो ये एक थ्योरी है एक्चुअली की, जिसमें रिटायरमेंट के स्टेजेस एक्सप्लेन किए गए हैं। पहले जो है बंदा प्लान करता है कि ओ मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो ऐश करूंगा, मजे करूंगा, वो आपका प्री रिटायरमेंट फेज होता है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद हनीमून पीरियड होता है। हनीमून वो वाला नहीं, लाइक इट्स नॉट अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप। हनीमून फेज इज बेसिकली ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, इतनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छूट गया, जब रिटायरमेंट पहले होती है। लेकिन फिर बाद में समझ आता है कि ऐसा नहीं है। काफी मुश्किल हो जाती है लाइफ जॉब के बगैर। वैल्यू इंसान की शायद बाकी लोग जो हैं आसपास वो उतनी इज्जत ना दें जो जितनी जॉब में मिलती थी। रूटीन हमारी डे टू डे नहीं रहती है, तो शायद हमारी रूटीन खराब हो जाए। और फिर हम बाद में सीखते हैं कि कैसे दोबारा से जीना हम सीखें। जॉब जाने के बाद नहीं, जॉब से रिटायर होने के बाद। You will see this in a lot of army people as well, because they are very very closely attached to their profession. It is attached to their identity. So they will have a very difficult time reorienting. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले प्री रिटायरमेंट, फिर हनीमून, फिर डिसएंचेंटमेंट। मतलब पता चल जाता है कि उतना खास नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ए बी एंड डी ओनली, दैट गिव्स अस व्हाट, दैट गिव्स अस ऑप्शन 4। सोशल विड्रॉल जरूरी नहीं है, और क्रेविंग फॉर मनी, हर किसी को पैसे की कमी महसूस नहीं होती है, बिकॉज नॉट एवरी रिटायर्ड पर्सन इज द सेम। चलिए 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 चलिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ रायन एंड डेसी फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलबींग। बताइए, रायन एंड डेसी की जो थ्योरी है, बेसिक कंपोनेंट्स उसके क्या क्या है? मैम पहले क्लास की पीडीएफ आई विल ट्राई आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। चलिए, अच्छा है आपने याद दिला दिया। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आपको पता ही है, कंपीटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी, कार मॉडल हम कहते हैं। कंपीटेंस, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस, कैसे भी आप इसको देखें, सी डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर विदाउट अ डाउट। लेट्स गो, मैच द फॉलोइंग। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो पहले पढ़ लें। मैं साइड में रुक जाती हूँ, नहीं तो अभी कोई शुरू होगा कि कह लो मत। तो पढ़ लीजिए आप।
चलिए वंडरफुल। अब इंग्लिश में पढ़िए। ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च और एथनोग्राफी। अगर आप एक या दो को पहचान जाते हैं उसके बाद बाकी को पहचानना काफ़ी इजी हो जाता है, यहाँ पे मार्क करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लिव्ड एक्सपीरियंस का मतलब होगा फेनोमेनोलॉजी। सो बी इज डेफिनेटली 4। अब बी 4 कहाँ कहाँ पे है, या तो ऑप्शन 2 में है या तो ऑप्शन 4 में है, ऐसे ही बाकी को एलिमिनेट कर दें। और क्या होता है, एथनोग्राफी कल्चर की स्टडी होती है, तो कल्चरल ग्रुप को आप स्टडी करेंगे तो ये एथनोग्राफी है, डी इज 2। अब डी अगर 2 है तो आपका ऑप्शन 4 आंसर है, उसके बाद आपको करने की जरूरत है नहीं। नैरेटिव रिसर्च जो है दैट इज मोर अबाउट कलेक्टिंग बायोग्राफीज, किसी की कहानी जो है उसको समझना, किसी के जीवन को समझना। और फिर क्या है हमारे पास है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थ्रू व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट्स कहा गया है आई थिंक। बट ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है, हाँ, ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है वहां पे डेटा आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब कुछ होता है। जब तक आपकी थ्योरी डेटा से आए उसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। थ्योरी विच इज रूटेड इन डेटा इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। चलिए नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगर कोई नैतिकता के हिसाब से अपना फैसला करना चाहे तो क्या क्या अहम होगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्सक्यूज मी मैम, टेलीग्राम पर भेज दें? बिल्कुल नहीं। आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो आपको ब्लॉक और रिपोर्ट करना पड़ेगा। डाउट क्लियरिंग के लिए क्लासेस होती हैं स्पेसिफिक, प्लीज कम टू दोज क्लासेस। चलिए लेट्स गो। वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। देखिए, मॉरल अवेयरनेस मतलब हमें नैतिकता की जानकारी होना चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? अगर हमें फैसले लेने हैं जो नैतिकता का ख्याल रखें, वी वांट टू मेक डिसीजंस व्हिच आर मॉरली राइट, देन वी मस्ट हैव अवेयरनेस। मॉरल एंग्जाइटी नहीं, फ्रॉइड की थ्योरी थोड़ी ना है। मॉरल इंटेंट मतलब हमारा इंटेंशन है, हमारी नियत है कि हम सही काम करें। ओके, ऑल राइट। एंड मॉरल जजमेंट, फिर जब हम फैसला लें सही गलत की पहचान हमें हो। मॉरल कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है यहाँ पे। सो वी हैव ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एफर्ट्स टू कोप विद नॉलेज दैट वी विल डाई। अगर हमारी मृत्यु होने वाली है, हमें टर्मिनल इलनेस है और हमें पता है, और इसी से हम बेसिकली कोप करना चाहते हैं, तो क्या क्या हो रहा है? वंडरफुल, टेरर मैनेजमेंट। टेरर मतलब यहाँ पे अब लिटरल ट्रांसलेशन आतंक होती है, बट टेरर हियर इज द फियर ऑफ डेथ। ठीक है, जो डर लग रहा है हमें मरने से, उसको मैनेज करना चाहते हैं या उसको मैनेज करने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट, वैल्यूज इन एक्शन सिस्टम के बारे में सही क्या है बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फ्री रिवाइजाथॉन कराया है उसमें मैंने ये कराया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल ऑल्सो। चलिए वंडरफुल, वेरी नाइस। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स कितनी हैं? 24 हैं, 24। वर्चूज कितने हैं? 6 हैं, राइट? यस। तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। रोजनस्टॉक, रॉजर्स, फिश बीन एंड लेवेंथाल।
ऑलराइट, लेट्स मैच। रोजनस्टॉक की थ्योरी कौन सी है? हेल्थ बिलीफ मॉडल है। और आइजन और फिशबीन की कौन सी थ्योरी है? रीजन एक्शन थ्योरी है या थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। ओके, सो वी हैव ए इज इक्वल टू 2 और ए इज 2 एंड सी इज 4। अगर आप ये चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। सभी का जो है ये, इट इज ऑल फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैव गिवन यू, इट इज ऑल फ्रॉम वट एवर आई हैव टॉट यू, जो आपको पढ़ाया है उसी से है सब कुछ। चलिए, women are likely to gain more number of valued positions during the time of crisis। क्राइसिस के टाइम पे महिला को प्रमोट किया जाता है डायरेक्टर की पोजीशन पे, तो इसको क्या कहेंगे? वेरी वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ग्लास क्लिफ इसको कहते हैं। ठीक है, ग्लास क्लिफ इन द सेंस के जैसे खाई है और खाई में फेंक रहे हैं। ग्लास सीलिंग होता है जब एक फीमेल मैनेजर होती है और उसकी प्रमोशन नहीं होती है, किस कारण पता नहीं। ओके, सो व्हेन देयर इज नो नोन कॉज एज टू व्हाई अ फीमेल मैनेजर इज नॉट गेटिंग प्रमोटेड, दैट इज ग्लास सीलिंग। ऐसे जैसे कि कोई कांच की छत है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। अब यहाँ पे पर्पसली जानबूझ के हाई पोजीशन पे डाला जा रहा है ताकि इसके बाद गिर जाए, तो ग्लास क्लिफ जैसे खाई, ठीक है, खाई में फेंक देना, क्योंकि कंपनी जो है वो डूबने वाली है, तो इसी वजह से आप महिला को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे ताकि वही जो है दोष ले ले। अब वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल नंबर 4 में बताइए मैट्रिक्स रीजनिंग में क्या क्या आता है? चलिए बताइए। देखिए, मैट्रिक्स रीजनिंग जो है ये आता है कहाँ पे? ये आता है आपके परसेप्चुअल रीजनिंग में, राइट? परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में आता है। अब ये विजुअल स्पेशल है क्या? मैट्रिक्स मतलब जैसे रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस याद कीजिए, शेप्स आपको मैच करनी होती हैं, तो विजुअल स्पेशल है या नहीं? बिल्कुल है। साइकोमोटर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ब्लॉक डिजाइन है, ब्लॉक्स बनाने होते हैं हाथ से, उसको साइकोमोटर टेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब फ्लूइड रीजनिंग का इस्तेमाल हो रहा है अभी, यूजिंग हायर लेवल और हायर कॉग्निशन ओवर हियर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टास्क है, फ्लूइड रीजनिंग का इस्तेमाल हो रहा है, शेप्स को मैच करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे विजुअल ऑर्गेनाइजेशन करनी है या नहीं करनी है? हाँ, आपको शेप्स, कौन सी शेप किसके साथ जाती है आपको वो देखना है यहाँ पे, लेकिन कोई डायरेक्शंस यहाँ पे फॉलो नहीं करनी होती हैं। देयर इज ट्रेल मेकिंग वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो डायरेक्शंस, वो और एक टेस्ट होता है। ये है ए, सी और डी, जो कि है आपका ऑप्शन 2। ऑलराइट, ओके, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बिफोर आई स्लिप एंड फॉल। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने टेस्ट क्वेश्चंस और ऐड किए जाएं टेस्ट की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, कैसे देखा जाए? ओके, वेरी वेरी गुड फॉर दोज ऑफ यू हु आर सेइंग ऑप्शन 1 एज वेल एज 4। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो सही उत्तर हैं। एक है आपका कूडर रिचर्डसन, ठीक है, और है आपका ये क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट या क्रोनबार्ग्स अल्फा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम रिलायबिलिटी बढ़ाएं, कैसे हम अच्छे आइटम्स को ऐड करें, यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के दो फॉर्मूले हैं। एक है आपका क्रोनबार्ग अल्फा और दूसरा है कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, फॉर्मूला 20 दिया है। दोनों सही हैं, दोनों तो एक ही चीज़ है ना, बोथ ऑफ देम आर बेसिकली द सेम फॉर्मूला। बस एक जो है थोड़ा नया है और पॉली टॉमस आइटम्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा?
क्रोनबाक अल्फा वर्सेस जो KR20 है ये डाइकोटोमस पे, लेकिन यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, ओके वंडरफुल। चलिए नेक्स्ट, कौन सी यहाँ पे मेटाकॉग्निशन की एक्टिविटी नहीं है बताइए। Which of the following is not a metacognitive activity? वंडरफुल। देखिए, थ्योरी ऑफ माइंड पूरा का पूरा मेटाकॉग्निशन के बारे में ही तो बताती है। व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाकॉग्निशन इज योर हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे आपका डिसीजन मेकिंग, फैसले लेना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, बेसिकली आपके फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब के सारे फंक्शंस। तो वंडरिंग हाउ कम यू वुड हैव बीन मिस्टेकन, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, थ्योरी ऑफ माइंड। लेकिन आपका एड्रेस जो है ये सिर्फ आपकी डेक्लरेटिव मेमोरी है और ये मेटाकॉग्निशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के बारे में क्या सही है और क्या गलत है बताइए। व्हाट इज करेक्ट अबाउट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी? डिट्टो जैसे नोट्स में दिया है लिख के, वही वही फॉलो करें। जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू इन नोट्स। चलिए वंडरफुल, ऑलराइट। क्या ये सिर्फ साइज और कलर पे अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। तो विजुअल इल्यूजन्स, क्या परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी मतलब चीजें कैसी भी दिखें हमारा दिमाग उनको सेम समझता है। कभी कभी इसमें भूल या चूक हो जाती है तो इल्यूजन हो जाएगा। कैन वी से दैट समटाइम्स इफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज और बिकॉज ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज वी माइट मिस्टेक समथिंग फॉर समथिंग एल्स, वी माइट मिस परसीव इट। बिल्कुल सही। कॉन्स्टेंसी जो है मैंने लिख के दिया है आपको नोट्स में कि हर कोई सेंस पे काम करता है। There is constancy in audition also. It's just that it is not written apparently or it is not written very clearly. लेकिन ये सारे सेंसेस पे काम करती है। और इसका मतलब क्या है कि आपको बेसिकली चीज़ें सेम दिखती हैं या सेम लगती हैं, इवन दो उनकी रेटिनल इमेज या वो आज अलग दिखें कल अलग दिखें, आपको पता है, लेकिन आपके दिमाग को कि दोनों सेम है। तो बी, सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, अरेंज कीजिए स्पाइनल कॉलम के हिसाब से। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, काफी सिंपल है। अब ये जो है नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी। टुडे इज ट्यूसडे। योर नेक्स्ट 8 PM क्लास विल बी ऑन थर्सडे। ठीक है, हाँ जी। चलिए वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैन आई से सर्विकल। सर्विकल से पहले आती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के बाद सर्विकल, सर्विकल के बाद थोरैसिक, थोरैसिक के बाद लंबार, लंबार के बाद सेक्रल, सेक्रल के बाद कॉक्सिजियल। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? यू हैव फर्स्ट सर्विकल, उसके बाद क्या है थोरैसिक, उसके बाद क्या है लंबार, उसके बाद क्या है सेक्रल। तो इट शुड बी CADNB। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर। यस एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। लेट्स गो। चलिए नेक्स्ट, फोनीम के बारे में सही क्या है बताइए। एक फोनीम के बारे में सही क्या है बताइए।
चलिए, डिसरप्टेड लैंग्वेज ऑफ पेशेंट विद अफेजिया, बिल्कुल नहीं, इसका अफेजिया से कोई लेना देना नहीं है। हर किसी भाषा के अपने अपने फोनीम्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी, हिंदी में क ख ग घ, राइट, अलग होते हैं। फोनीम इज अ कैटेगरी ऑफ स्पीच साउंड। हाँ, इसमें कोई मतलब या मीनिंग होती नहीं है, बस स्पीच के साउंड्स जो हैं वही होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैरीज लैंग्वेज इज अ मॉर्फीम, नॉट अ फोनीम। ये मॉर्फीम है, फोनीम नहीं है। ओके, सो दिस इज बी एंड सी ओनली। बी एंड सी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 आपका। वंडरफुल, वेरी गुड, लेट्स गो। चलिए, मेमोरी के बारे में मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग कभी गलत ना करें। अब आप कहेंगे मैम फिर करने के लिए तो कुछ गलत नहीं करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मैच द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट फ्री मार्क्स। इसमें एक दो अगर आप कर लेते हैं, बाकी का सब बहुत इजी होता है। तो चलिए कर लीजिए। कमन कमन। Effortful processing, very simple, would be to remember concepts of a subject. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप एफर्टफुल ही करोगे। स्पेसिंग क्या होता है? जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस करते हो, मतलब आप समय देते हो एक प्रैक्टिस सेशन में और दूसरे प्रैक्टिस सेशन में, पहले कुछ पढ़ते हो, फिर थोड़े समय के लिए रुक जाते हो, फिर और बेसिकली पढ़ते हो। वर्किंग मेमोरी क्या होता है? नए और पुराने इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे होती है। एंड ऑटोमेटिक क्या होता है? टाइम, स्पेस, ऐसी ऐसी चीज़ों की एनकोडिंग। तो डी इज 2, दैट गिव्स अस आवर राइट आंसर, दैट इज 3। एक भी करते आप तो काफ़ी था। चलिए नेक्स्ट। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बायोग्राफिकल स्टडी करना चाहता है, इतना काफ़ी है, इससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा ना। इफ आई वांट टू कंडक्ट अ बायोग्राफी, व्हाट विल आई डू ओवर हियर? मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाइट यहाँ पे है नहीं, एंड आई एम रनिंग ऑन द इन्वर्टर। आई एम नॉट रनिंग ऑन द इन्वर्टर, बट मेरा सिस्टम जो है इन्वर्टर पे चल रहा है। इन केस क्लास ऑफ हो जाती है, हम परसों यही से कंटिन्यू करेंगे। ओके, जस्ट इन केस माई सिस्टम टर्न्स ऑफ, बिकॉज देयर इज नो लाइट ओवर हियर टुडे। तो हाँ, अगर ऐसा होता है कि मेरा सिस्टम ऑफ हो जाता है, क्लास बंद हो जाती है, आप प्लीज़ ये समझ जाओ। क्या समझोगे आप? कि थर्सडे को हम फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि ऑफ हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, इसको कहते हैं नैरेटिव स्टडी, ये पता है ना हमें? ये तो नैरेटिव स्टडी है। नैरेटिव मीनिंग यू वांट टू स्टडी समबडीज होल लाइफ स्टोरी। लाइफ स्टोरी इज बायोग्राफी, बायोग्राफी इज नैरेटिव इन नेचर। ठीक है, बहुत इजी। चलिए, बहुत अच्छी बात। बेसिक सेट ऑफ बिलीफ्स दैट गाइड्स एक्शन। बिलीफ का सेट, मतलब क्या विश्वास, क्या बिलीफ्स हमारे होने चाहिए एक्ट करने के लिए। या आपकी लाइफ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, रिसर्च के बारे में पूछ रहे हैं। अब रिसर्च का सोच के बता दीजिए क्या सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं हमारे। कमन कमन कमन, वेरी वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट अ पैराडाइम। A paradigm is basically a set of general guidelines, general set of principles that guides our research and theory making framework. अब चलिए नेक्स्ट। एग्जिस्टेंशलिज्म से हम किस किस को रिलेट करें? ये पहले यूनिट में हम करते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म के स्कूल से या फिलोसफी से किस किस को रिलेट किया जाए, बताइए। टेल मी टेल मी। वेरी वेरी गुड। ओके, सोरेन कीरकेगार्ड, एब्सोल्युटली। व्लादिमीर बस एक रशियन नाम है, आप देख के ज़्यादा एक्साइट ना हो। फ्रीडरिक नीत्शे, एब्सोल्युटली, इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है, इनका योगदान रहा है। एडमंड हसल, हाँ एब्सोल्युटली, ठीक है, एडमंड हसल का भी यहाँ काफ़ी रोल रहा है। तो वी हैव ए, सी एंड डी। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट।
बताइए स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायर्किक थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, उसके टाइप्स बताइए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैज गिवन अस व्हाट? इज गिवन अस अ लॉट ऑफ थ्योरीज दैट आर ट्रायर्किक इन नेचर, बट आप बताइए कि यहाँ पे सही क्या होगा, व्हाट विल बी करेक्ट? वेरी वेरी गुड। क्रिएटिव इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, और कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सो ए, सी एंड ई, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड के बारे में बताइए। मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड के बारे में बताइए। ऑल राइट, मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप, मल्टी मेथड लिखा ही है, बहुत सारे मेथड्स का उपयोग करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक करने के लिए। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड टू चेक द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये बनाया है कैम्बल और फिस्क ने। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे सही हैं, जो है ए और सी, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। आई थिंक दिस हैज बीन डन इन द रिविजन कोर्स, हैज इट? आई थिंक रिविजन कोर्स में आपको ये कराया है, एज फार एज आई रिमेम्बर कराया है। मुझे एक बार बताइए आप। चलो वंडरफुल, देन नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलो ठीक है, बताइए लीडरशिप के अप्रोचेस, डिट्टो आपके नोट से, डिट्टो डिट्टो। लीडरशिप के अप्रोचेस की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। दैट इज व्हाई आई से माय स्टूडेंट्स शुड हैव एन अपर एज, यू शुड स्कोर बेटर देन एवरीबडी एल्स, क्योंकि आपको सब दिया गया है, नहीं तो मुझे भी आपके पेरेंट्स की तरह बोलना पड़ेगा। देखो, यूपीएससी क्लियर कर दिया, कंडक्टर के बच्चे ने, ऑटो वाले के बच्चे ने, आपको सब दे रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आपको भी, हाँ, आपको भी ऐसे ही ताने मारने पड़ेंगे अगर आप अच्छा स्कोर नहीं लाते हैं तो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग। तो ये है सबसे पहले ग्रेट पर्सन अप्रोच, वो यहाँ दिया नहीं है। उसके बाद आया ट्रेट अप्रोच। उसके बाद 1940s 45 जो आपका मिशिगन स्टेट स्टडी है, ओहायो स्टेट स्टडी है, वो आया था नेक्स्ट। उसके बाद आया कंटिजेंसी अप्रोच 1960s में फीडलर का, और उसके बाद 1970s में मैकग्रेगर का ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। राइट, सो वी हैव सी, ए, डी एंड बी। चलिए ठीक, मैम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए, emergence of Oedipus and castration complexes are chief events which are related to which stage of development in the Freudian theory? रात में मस्कीटो सॉन्ग से ज्यादा पेरेंट्स के ताने सुनते हैं। ओहो, इतने ताने क्यों पड़ रहे हैं आपको? क्या किया है आपने या क्या नहीं किया है जो इतने ताने पड़ रहे हैं? ऐसा क्यों? ये तो सही नहीं है। चलिए वंडरफुल, हाँ ये तो फ्री मार्क्स हैं। दिस इज फैलिक स्टेज, दिस इज एब्सोल्युटली फैलिक स्टेज। ठीक है, बताइए लाइट फ्लैश होती है, हम थोड़ा डर जाते हैं। आई डोंट नो आप डरते हैं या नहीं, तो अपेरेंटली हम डर जाते हैं। और उसके बाद जो है थंडर, जो है थंडर को क्या कहते हैं? गड़गड़ाहट के लिए खुद को तैयार करना शुरू करते हैं। वी प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द थंडर।
ठीक है, lightning flashes and after that thunder will follow, we prepare ourselves and therefore we are scared of lightning itself. हम lightning से ही डरते हैं. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैम कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है. क्या मतलब कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है? कौन सी कॉल? आप किसको कॉल करना चाहते हैं? आपको मैंने कहा है कि आप क्या करें? क्या कहा था मैंने? टिकट ट्रेस करो. वो वाली, हाँ. डोंट से, इफ आई से सेंड मी पिक्चर्स ऑफ योर टिकट, people will take pictures of their rail ticket, bus ticket, plane ticket and they will send me. तो यहाँ नहीं कहना चाहते वो सब. हाँ, आपको ऑलरेडी आपको कहा है कि करना क्या है, तो प्लीज क्लास में जो कहा है वो फॉलो करें. अब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि लाइटनिंग से हम डर रहे हैं, उसके बाद आ रहा है थंडर. लाइटनिंग इज द कंडीशन स्टिमुलस एंड थंडर इज द अनकंडीशन स्टिमुलस. एक्चुअली हम किससे डरते हैं? नया वर्ड सीख लिया, गड़गड़ाहट से ही डरते हैं. ठीक है, ओके फाइन. अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, मतलब हमारा डर रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस नहीं. तो पहले ऑप्शन 1 और 3 एलिमिनेट. तो अनकंडीशन स्टिमुलस से ही होता ना अनकंडीशन रिस्पॉन्स. इसको तो नहीं दे रहे हैं हम, तो लाइटनिंग को दे रहे हैं. कंडीशन स्टिमुलस को तो कंडीशन रिस्पॉन्स ही होगा. तो कंडीशन रिस्पॉन्स आपका करेक्ट आंसर है. अच्छा सवाल है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन. चलिए ठीक, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस. प्रो सोशल बिहेवियर में क्या होता है, कैसे करते हैं, सीक्वेंस बताइए, सीक्वेंस बताइए. Ma'am, December NET JRF preparation batch is going to start on 17th of क्लास. शुरू से देखें, आपको पता चलेगा कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब पता चलेगा. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? वेरी गुड. प्रो सोशल में सबसे पहले क्या करना होता है? नोटिस, नोटिस दैट समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग. उसके बाद इसको इमरजेंसी की तरह आप समझें. उसके बाद आप जिम्मेदारी ले लें. उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको हेल्प करनी आएगी या नहीं, और बाद में आप देखेंगे कि अब फाइनली हेल्प कर दें या नहीं. सो इफ यू लुक एट बी, डी एंड ए, कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ठीक है. अभी चलिए नेक्स्ट. थ्योरी ऑफ माइंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर हम थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे. चलिए बताइए. थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब क्या है, बताइए. ये फ्री क्लास में कराया था परसों ही, परसों मतलब कुछ दिन पहले. तो इसमें काम चोरी नहीं चाहिए. चलिए सही सही उत्तर दीजिए. कमन कमन, आई वांट द राइट आंसर. नो एस्केप. वंडरफुल वंडरफुल. देखिए, परसेप्शंस दूसरों की, पर्सपेक्टिव टेकिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स. हाँ, ये किसने दिया है टर्म? प्री मैक एंड वुडरफ ने दिया है. अपने और दूसरों के मेंटल स्टेट को समझना, सही है. 6 महीने तक एडवांस लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड, नहीं 3 से 4 साल, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए. 6 महीने अगर हो जाता तो फिर क्या हो जाता? दिस वुड बी, हाँ, बॉस बेबी मूवी चल रही होती फिर. हाँ, ऐसा तो है नहीं. पीपल विद ऑटिज्म हैव एन इम्पेयर्ड, ये भी रिसेंटली ही कराया आपको. हाँ, थ्योरी ऑफ माइंड ऑटिज्म वाले बच्चों का सही से डेवलप नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है. क्या? अब हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं? ए, सी एंड ई ओनली. ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड होपफुली यू हैव डन अ गुड जॉब. अब आपका स्कोर मुझे बताइए 25 में से.
25 में से स्कोर बताइए। आज इतनी एनर्जी है, अब आज मैं पूछ सकती हूँ कि क्या स्कोर आया है, बोलो। आई होप यू लाइक द क्लास। अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, क्लास आप अटेंड करते हो, काफ़ी कुछ सीखते हो, क्लास लाइक ज़रूर किया करें। दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सपोर्ट यू एंड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग यू। पढ़ाई में ध्यान दें और काफ़ी सारी मेहनत करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, चलिए, आप अपना ख्याल रखें। अलविदा। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। बाय बाय।